संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। सर जय हिंद, अनुपम तिवारी सर जय हिंद। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे लगता है कोई एक बहुत जरूरी विषय होगा, उसके ऊपर आज हम एक बार फिर से गहन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, अग्निवीर को लेकर ही चर्चा करनी है। दरअसल 26 जुलाई जब कारगिल विजय दिवस था, प्रधानमंत्री मोदी द्रास पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही कि ये जो अग्निवीर अब दूसरी तरफ पास जानकारी है, और उसके बाद जब मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी चीफ थे, उनकी किताब है, उसके बारे में जब पढ़ा जो जानकारी, वो ये कह रहे हैं सेना की नहीं थी ये, तो अग्निवीर आज मुझे लगता है कि मैं बाकी में सच्चाई क्या है, पॉलिटिक्स थी या एक सेना, आप कैसे देखते? देखिए राजेश, जो मेरा आकलन है और जो जनरल नरवणे की किताब का जो एक्सर्प्ट है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से पीएमओ में बनी थी और उसको सेना के अंदर थोप दिया गया है। सेना के जो अध्यक्ष थे, जनरल नरवणे या वायुसेना के अध्यक्ष थे या फिर नेवी के अध्यक्ष थे, उनसे मुझे नहीं लगता, उस पर्टिकुलर किताब के हिसाब से ये लगता है कि उन्होंने उनसे बात भी नहीं करी गई और उनको सिर्फ एक संदेश दे दिया गया कि ये स्कीम है और इस स्कीम को आपको फॉलो करना है। एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर होने के नाते, सेनाध्यक्ष होने के नाते जनरल नरवणे ने उसकी कुछ खामियां सरकार को बताई। उन्होंने जैसे अपनी उसमें किताब में जिक्र किया है कि सबसे ज्यादा आपत्ति उनको थी ये 4 साल का जो टूर ऑफ ड्यूटी था, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो सेना के लिहाज से सही नहीं था। इसके लिए उन्होंने आगाह किया सरकार को और सरकार से इसको बढ़ाने के बारे में बात करी, लेकिन सरकार राजी नहीं हुई। उसके बाद दूसरा जो पेमेंट्स वाला इशू था, जनरल नरवणे अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि सरकार ने तय किया था अग्निवीर को 20,000 रुपए महीने देने के लिए, वो एक मुश्त रकम उसको दी जाती। जनरल नरवणे ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करी थी अपनी किताब के हिसाब से, और उस आपत्ति की वजह से ही सरकार को बाध्य होना पड़ा अग्निवीर की तनख्वाह को 30,000 रुपए और उसके बाद हर साल कुछ इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जो मोटा मोटी समझ में आता है कि सेना को इस तरह की किसी स्कीम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेना जिस पैटर्न पर चल रही थी उसमें उसको सुधार की आवश्यकता तो थी, लेकिन इतने बड़े परिवर्तन की उम्मीद सेना ने भी नहीं करी थी और सरकार ने इसको जबरदस्ती किया है, उनको जबरदस्ती थोपा गया है। अब सेना के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत की सेना है, सरकार का विरोध नहीं करती है परंपरागत तरीके से, और जनरल नरवणे ने भी नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद अब वो आज हकीकत है। लेकिन जनरल नरवणे की किताब ये कहना चाह रही है कि सेना चाहती थी कि इस तरह कोई भी स्कीम अगर आए तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से आए, शुरुआत करी जाए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए और उसके बाद फिर अगर वो बेहतर लगे तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो निश्चित तौर पर ये सेना को रिक्वायर नहीं था और सरकार, प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, हकीकत यह है कि एक जबरदस्ती से थोपा हुआ कदम था और एक ये डिजास्टरस कदम था अगर इसको कहा जाए तो। इससे सेना की क्षमता और मनोबल दोनों प्रभावित होने वाले हैं। नो डाउट सर, इसमें क्षमता भी और मनोबल दोनों प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक सेना में दो तरह के सोल्जर नहीं हो सकते हैं। जवान दो अगर एनकाउंटर में जा रहा है, आपको अम्बुश लगाना है या सर्च ऑपरेशन और जब के लिए कुछ नहीं, क्या मजबूरियां हो गई, बड़ा गहराई से सोचता हूँ, क्योंकि पीएम मोदी इसको देखते हैं, बीजेपी नेताओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस अग्निवीर स्कीम को अब जो भी इसका नुकसान होना है, वो नुकसान हमारे कर किसी दूसरे पर इसका डाल दिया जाए, कहा भाई ये उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने भी ये किया था। तो लिहाज से देखें तो इलेक्शन में जिस प्रकार के रिजल्ट आए उसके बाद
देखिए राजेश, हकीकत ये है, बिल्कुल सही आपने आकलन लगाया है कि अग्निवीर स्कीम अगर इतनी बढ़िया या इतनी मास्टर स्ट्रोक होती तो प्रधानमंत्री या फिर सेना के या फिर देश के तमाम राजनेता पिछले चुनाव में हर जगह जाकर के इस स्कीम के नाम पर वोट मांग रहे होते। हमने एक भी भाषण किसी भी नेता का ये नहीं सुना है कि देखिए साहब, हमने सेना में इतनी बढ़िया स्कीम लगाई है, इस वजह से आप हमको वोट करें। उनको खुद को पता है कि ये एक डिजास्टर है जो उन्होंने देश की सेना को सौंप दिया है। और अब समस्या यह है कि पॉलिटिकली वो पकड़े गए हैं, अब विपक्ष उनके ऊपर हावी हो रहा है। राहुल गांधी तब समेत तमाम नेता बार बार अग्निवीर पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसी वजह से कारगिल विजय दिवस के शौर्य का आड़ लेकर मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने पहली बार अग्निवीर के ऊपर मुंह खोला है और उसमें भी वो अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। उनको पता है कि ये वक्त ऐसा है, ये माहौल ऐसा है, ये हम जब पूरा देश कारगिल की विजय का दिवस मना रहा है, उस समय वो कुछ भी कहेंगे, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपनी पीठ ठोक सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि ये एक ऐसा कदम है जिससे न सेना खुश है, न आम नागरिक खुश है, न देश का वो युवा खुश है जो कि सेना में जाना चाहता था एक बेहतर फ्यूचर के लिए। तो नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि वो बंद कमरों में जो भी फैसले लेते हैं, उन फैसलों से कहीं देश के युवा को बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है, और युवा को नुकसान होने के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप तमाम देखेंगे वो पैनलिस्ट, अगर आप तो न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, आप तमाम चैनलों पर एंकरिंग भी करते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक्सपर्ट जो भी आते हैं, जो पहले अग्निवीर का शुरुआत में समर्थन करते हुए दिखते थे, आजकल वो भी बैक ट्रैक कर रहे हैं, आजकल वो भी विरोध कर रहे हैं और खुल करके विरोध कर रहे हैं। मेरे जैसे दो चार ही आपको मिलेंगे जो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर तो मैं खुद देखता हूं कि वो लोग पहले तारीफ कर रहे थे और इसमें उनकी गलती नहीं है। एक एक्स सोल्जर होने के नाते वो हर चुनौती का सामना करना चाहते हैं। अग्निवीर भी एक तरह की चुनौती थी, वो देखना चाह रहे थे कि अग्निवीर कैसे फिट होगा सेना में, हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज, बड़ा बदलाव हो जाए। लेकिन अब उनको हकीकत का पता चल गया है और इसी तरह से सरकार को भी हकीकत का पता चल गया है। सरकार अब पीछे कदम हटा भी नहीं सकती, इतना आगे बढ़ चुकी है। तो समस्या यह है कि सरकार के इस निर्णय का भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्या प्रभाव पड़ने वाला, सरकार को इसका आकलन करना पड़ेगा और आज न सही कल इसको वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी एब्सर्ड योजना भारत जैसे देश में सेना के साथ कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी, जो इन्होंने करके दिखा दिया है। बिल्कुल सर, 2-3 पॉइंट और मैं समझना चाहूंगा आपसे। पहला पॉइंट मेरा यह है कि अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी ही है तो आपको उनकी पैन लगा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कहती है कि इससे जो एज पॉसिबल है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि आप अपनी जो अब आप 19 का जाएगा, 22 साल में उसके पास ना अच्छी ट्रेनिंग होगी, ना अच्छी स्किल्स होंगी, और आप युवा रखेंगे क्योंकि उसके बाद 25% आपके पास बचेंगे। तो वो तो सर्कुलेशन वही आ गया। पहले हम 60,000 भर्ती, तो 60,000 हर साल युवा थे। 45,000 भर्ती करेंगे, आपके पास वो 45,000 युवा होंगे, लेकिन जब वो सीख कर आएंगे उसमें से 30,000 निकल जाएंगे, 15,000 आपके पास बचेंगे। मैं ये चीज कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या राजेश, ये जो आपने मुद्दा उठाया ये वाकई में हकीकत है कि सेना की संख्या कम हो रही, मैन पावर में धीरे धीरे करके कमी आती जाएगी। लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा खेल है उसको समझने की जरूरत है। वो बड़ा खेल मैं आपको एक एग्जांपल समझा सकता हूँ। चुनाव के चंद दिन पहले मध्य प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता ने पत्रकार की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अग्निवीर जब रिटायर होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, इस कार्यालय की सुरक्षा हम अग्निवीरों के हवाले कर दें। अब यहीं से आप पकड़िए चीजों को कि उन अग्निवीरों को देश की सेवा करने के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं बनाया जा रहा है। एक देश के संसाधनों का उपयोग करके कुछ नौजवानों को सेना की ट्रेनिंग से ट्रेंड किया जा रहा है और उनको बाद में पार्टी दफ्तरों में खपाया जाएगा।
कॉर्पोरेट्स में खपाया जाएगा, तमाम तरह की नई नई सिक्योरिटी एजेंसीज बनेंगी, उनमें खपाया जाएगा। यानी कि ये जो ट्रेंड मैन पावर है, जिनको ट्रेन करने में इन लोगों का एक पैसा नहीं लगा है, जो कि पूरी तरह से भारत की सेना ने खर्च किया है, भारत की सरकार ने खर्च किया है, उसका उपयोग प्राइवेट आर्मीज में किया जाएगा। और ये वो दिन दूर नहीं है कि रूस की तरह जैसे वैगनर आर्मी काम करती है, इस तरह की तमाम आर्मीज भारत में बनाई जाएंगी सिक्योरिटी एजेंसीज की आड़ में। ये बहुत बड़ा खेल है और इसको समझने की आवश्यकता है। और ये जो प्राइवेट आर्मीज होती है, काम कैसे करती हैं? इनको कोई बहुत ज्यादा अपने लोगों को ट्रेनिंग नहीं देती है, उनको पैसा देती है, भाड़े पर रखती हैं, और देश में विदेश में कोई भी उनकी सेवा लेना चाहे वहां पर जाकर के अपनी सेवाएं देती हैं। तो ये गेम चल रहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। कई सरकारों में, इवन मैं मालदीव के बारे में पढ़ा था, मालदीव के अंदर इसी तरह की एक प्राइवेट आर्मी ने 80 के दशक में वहां की सरकार का तख्ता भी पलटा था। और ये देखिए इतना बड़ा गेम चल रहा है और इस गेम को समझना आवश्यक है। अभी तो पहला लॉट रिटायर होकर के आ रहा है अग्निवीर का, और ऐसे युवा जब लगातार भरते जाएंगे तो वो कहीं पुलिस की सेवा में नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखें, अब एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, मैं एक सेना का जवान रहा हूं, अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई कहे कि आप पुलिस में कांस्टेबल बन जाइए, तो मुझे अपनी डिग्निटी, अपने क्षमता के हिसाब से वो कमतर जॉब लगेगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे जिस काम के लिए ट्रेन किया गया वो काम ये पुलिस का जो सिपाही है वो नहीं कर सकता, मुझे और बेहतर अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। अब वो मुझे नहीं मिलेंगी तो फिर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट आर्मीज की तरफ जाऊंगा, जहां मुझे लगेगा कुछ ना सही, कम से कम पैसा तो अच्छा मिल रहा है, कम से कम वहां पर कुछ पर्क्स तो बढ़िया मिल रहे हैं, चाहे मेरा इस्तेमाल जैसे भी किया जाए। तो ये एक बहुत खतरनाक रुझान है राजेश जी, और इस रुझान को पकड़ना आवश्यक है कि कल को हिंदुस्तान की सेना की ये अग्निवीर रिटायर होकर के आएंगे। चलिए 25% तो भारतीय सेना के साथ लगे रहेंगे, लेकिन जो 75% बाहर आएंगे वो ये इस तरह की प्राइवेट आर्मीज, इस तरह की वैगनर आर्मीज, इस तरह के जो कारपोरेट की आर्मीज हैं, वो तो नहीं बन जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये पूरी की पूरी योजना उसी लिहाज से बनाई गई है जिससे सबसे ज्यादा फायदा इन प्राइवेट आर्मी और कॉर्पोरेट आर्मीज वालों को हो। एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही सर, कि रुझान आना शुरू भी हो चुके हैं सर। हाल ही में मोहाली में एक अग्निवीर को अरेस्ट किया गया। वो घर आया था छुट्टी पर, चेन स्नैचिंग कर रहा था, आकर चेन स्नैचिंग कर रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया कि भाई आप तो सर्विस में हैं, आप चेन स्नैचिंग कर रहे हैं? बोला वो जो पैसा वहां पे मिल रहा है वो कम मिल रहा है। बोला मेरी रिक्वायरमेंट, तो अगर वो 4 साल बाद आएंगे तो पैसा तो मिलेगा ही नहीं, फिर तो मिलना बंद हो जाएगा। श्रेणी में भी हम इनको देखेंगे। आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है सर, और मुझे लगता है कि इस पर और बहुत डिटेल से चर्चा होनी चाहिए, और हम बिल्कुल लगातार इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या प्राइवेट आर्मी की तरफ अब जा रहा है एक ऐसा प्लान जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बच्चे नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज। सीआरपीएफ 10% हम भर्ती करेंगे, आपको जॉब देंगे। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जो 17 साल करके आ रहा, 18 साल 20 साल करके आएगा, आप 10% कोटा तो उनके लिए भी आपने रखा हुआ है, उनको भी देना पड़ता है। आप उस कोटे में अग्निवीर को फिट करोगे, और अगर उस कोटे में अग्निवीर को फिट कर रहे हो तो जिसने 17-20 साल इस देश के लिए खपा दिया, जो वो कहां कि कुछ अग्निवीर के लिए 10% अलग है, पीएफ में जो परमानेंट सोल्जर 18 साल का कोटा 20% होगा। राजेश, निश्चित तौर पर। और देखिए, जनरल नरवणे की जो किताब जिसकी हमने चर्चा शुरुआत में करी थी, उस किताब में ये लिखा हुआ कि अगर इस तरह की स्कीम आती तो उनके ऊपर गहन विमर्श होता सेना के अधिकारियों के साथ। देखिए, सेना का जो चीफ है, जिसने कि एक लेफ्टिनेंट से लेकर के चीफ तक का सफर तय किया हुआ, उसको सारा कुछ आइडिया है कि सेना में किस तरह के रिक्वायरमेंट्स है, सेना में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसको और बेहतर किया जा सकता है, किसको रूल आउट किया जा सकता है। अब उस व्यक्ति को अचानक सरप्राइज दे दिया जाता है कि आपको ये चीज लगानी है, तो निश्चित तौर पर कोई बातचीत तो हुई नहीं। अब इसके पॉलिसीज में कितने ज्यादा ऑब्स्टिकल, जैसा आप ही गिना रहे हैं कि किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा, किस तरह से इनको सेंट्रल फोर्सेस में एडजस्ट किया जाएगा, किस तरह से उनको चेन स्नैचर बनने से रोका जाएगा, किस तरह से उनको गली के गुंडे बनने से रोका जाएगा। तो ये सब चीजों के ऊपर
तमाम तरह की बातें होनी चाहिए, और सिर्फ सेना के साथ ही नहीं, ये एक ऐसा पहलू है जिसमें समाज को बदलने का मादा है। वो अग्निवीर वापस समाज में आएगा, तो इसमें समाज शास्त्रियों से बात होनी चाहिए थी, इसमें इकोनॉमिस्ट से बात होनी चाहिए जो कि इसके पेज एंड कॉस्ट के ऊपर डिस्कस करते। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की जब बातें होती और जब एक लब्बो लुआब निकल करके आता, तो सबसे बेहतर ये रहता, जैसे मैं आपसे पिछली पीढ़ी में कह चुका हूं, इस तरह का प्रोजेक्ट तभी सफल हो सकता था जबकि सेना की रेगुलर भर्ती चलती रहती, वो कॉन्सेप्ट चलता रहता, साथ में पैरेलली कुछ अग्निवीर सिक्योरिटी काम के लिए, सुरक्षा के लिए, या लॉजिस्टिकल फोर्स के रूप में, या फिर तमाम सहयोगी कार्यों के लिए अलग से भर्ती किए जाते, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें से सेना को एक एड ऑन मिलता, एक कुछ बेहतर लड़के मिलते जो कि आकर के सेना की जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा करते। तो मुझे लगता है इस पूरी योजना में कहीं कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज कॉन्सेप्ट में थी कि किस तरह से सेना के पेंशनर्स की संख्या कम करी जाए, किस तरह से सेना के ऊपर होने वाले खर्च को कम दिखाया जाए, ताकि हम कल को बजट में ये दिखा सकें कि साहब हमने आपके लिए, सेना के लिए इतना सामान, इतने 1000 करोड़ का सामान खरीद लिया है। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। सेना सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती है, सेना के लिए बहुत चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको समाजशास्त्रियों से इनपुट चाहिए, आपको इकोनॉमिस्ट से इनपुट चाहिए, आपको सेना से तो इनपुट चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट कर। और इसमें सबसे बेहतर ये रहता राजेश जी, इसमें विपक्ष के लोगों को भी बैठाया जाता है इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। जो लोग आपकी टांग खींचते हैं, जो लोग आपको क्वेश्चन उठाते हैं, अगर आप उनको साथ बैठा करके पॉलिसी फॉर्मुलेट करते, तो मुझे लगता है कि एक और बेहतर पॉलिसी निकल सकती है, क्योंकि इनको पहले से पता लग जाता कि यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट आएगा, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। तो पहले टेबल पर बात होती है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता। लेकिन वर्तमान सरकार, इसका क्या ही कहा जाए। एक चीज और बड़ी है हमें सर, क्योंकि आपने तमाम बातें कही कि अर्थशास्त्री, समाज शास्त्रियों से बात होती, मुझे जो आभास है, और जहां तक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर की किताब को मैं समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि आर्मी से भी डिस्कस नहीं किया गया है, उनको भी पता नहीं था। अपनी किताब में लिख रहे हैं। और आपको राजेश से एक और ये किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, किताब का नाम है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है इस किताब को। ये किताब देश में आनी थी, और जब ये हल्ला मचा कि नरवणे साहब ने इसमें तस्वीर खोल करके रख दी है, तो इस किताब को रिव्यू के लिए वापस बुला लिया गया, और उस पब्लिशर के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप ये फिलहाल मत छापिए, इसको पहले हम पढ़ेंगे, यानी सरकार पढ़ेगी, उसके बाद रिलीज करेंगे। क्या तमाशा हो रहा है देश में कि एक आर्मी चीफ अपनी किताब नहीं छाप पा रहा, उसमें सच्चाई नहीं लिख पा रहा। और इसमें सिर्फ राजेश, अगर आप उस किताब को पढ़ें 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को, तो उसमें सिर्फ अग्निवीर की बात नहीं है, उसमें चीन की सीमा पर जो कुछ हुआ पिछले 2-3 सालों में, और जिस तरह से उस मुद्दे पर भी सेना को बरगलाया गया है, उसके ऊपर भी जनरल नरवणे ने खुल करके लिखा है। इसी वजह से सेना इस किताब से सरकार इस किताब से डर रही है। और यहाँ पर कुछ गलती जनरल नरवणे की भी मैं मानता हूं। जनरल नरवणे उस लिगेसी के व्यक्ति हैं जहां पर जनरल सैम मानेकशॉ टाइप के लोग हुआ करते थे। उस सेना के चीफ, जहां का चीफ भारत देश के प्रधानमंत्री को मुंह पर किसी काम के लिए, युद्ध लड़ने के लिए मना कर सकता है जरूरी दस्तावेजों के साथ, और ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर लड़ूंगा तो मैं शर्तों पर लड़ूंगा, और आप अगर युद्ध मुझसे अभी लड़ना चाहते हैं तो इस्तीफा मेरा रख लीजिए। उस जनरल सैम मानेकशॉ की लीगेसी का व्यक्ति सरकार के सामने इतना असहज कैसे हो जाता है कि सरकार जब उसके ऊपर कोई नया पॉलिसी थोपती है तो वो स्वीकार कर लेता है और बाद में किताबें लिखता है। उनकी भी गलती है, उनको भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। और देश के साथ तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे देश को जितनी जल्दी मुक्ति मिले उतना बेहतर होगा। जी, और उम्मीद है सर। चलिए, शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। बहुत, मैं कहूं तो बहुत चंद डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे हैं जो इतनी बेबाकी से अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन मैं बस आखिरी में इतना कहना चाहूंगा कि जब दो फौजी बात करते हैं, हम ना सत्ता के खिलाफ हैं, ना विपक्ष के साथ हैं, ना विपक्ष के साथ है सत्ता के खिलाफ हैं। हमारे लिए देश फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है, उसके हित में जो होगा उसके लिए हम बात जरूर करेंगे। थैंक यू सर, जय हिंद सर। देखिए, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, मैं भी बेहतर कमा रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद आप भी बेहतर कमा रहे हैं, पॉलिसीज में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सैनिक होने के नाते देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी ताजीवन बनी रहेगी। हम कब्र तक पहुंचेंगे तब तक हम देश के लिए सोचते रहेंगे, और इसी वजह से हम सोच रहे हैं चाहे सरकार के खिलाफ ही बोलना पड़े, हम बोलते रहेंगे। सही बातों में सरकार की खिलाफत करेंगे, अच्छी चीजों पर सरकार का तारीफ भी करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम सेना है और हम सैनिक है, और हम सैनिक ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे रहेंगे। वंदे सोल्जर, ऑलवेज ए सोल्जर। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद राज।